हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बायो के चौथे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, ये हम लोग के बायो का चौथा सेशन होगा, जबकि सेल डिवीज़न यानी कि कोशिका विभाजन का दूसरा पार्ट होगा। इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने यानी कि कोशिका विभाजन के पहले पार्ट में हम लोगों ने असूत्री कोशिका विभाजन को समझा, साथ ही साथ समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है इस चीज़ को समझा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग अर्धसूत्री विभाजन की, मियोसिस की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने असूत्री और समसूत्री विभाजन को देखा था। थोड़ा सा हम लोग पीछे के बात को रिमाइंड कर लेते हैं ताकि आगे की चीज़ को आसानी से समझ पाए। पीछे में हम लोगों ने क्या देखा था असूत्री विभाजन के बारे में, तो हम लोगों ने सीधे सीधे इसको बोल दिया था, सर ये जो है ये शैवाल में होता है, कवक में होता है, प्रोटोजोआ में होता है। और समसूत्री विभाजन के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था कि सर समसूत्री कोशिका विभाजन जो है ये एक ऐसी कोशिका विभाजन है जिसमें डॉटर सेल जो होते हैं, जो संतति कोशिका होते हैं, उसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है सर वो क्या होती है, समान होती है। गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो क्या होती है सर, समान होती है। ऐसा हम लोगों ने समसूत्री कोशिका विभाजन में देखा था। अब बात आती है यहाँ पे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की, जिसको हम लोग इंग्लिश में मियोसिस भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे, तो बहुत ही सरल और सिंपल है। जिस तरह आप यहाँ पे कहते हो कि समसूत्री कोशिका विभाजन में एक आपका पेरेंट सेल जो है, एक आपका जो पेरेंट सेल है वो क्या होता है कि डॉटर सेल में बदल जाता है। डॉटर सेल में क्या होता है सर, बदल जाता है। और इसी डॉटर सेल को हम लोग क्या कहते हैं, संतति कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, संतति कोशिका। लेकिन इसमें आपने देखा था कि इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, समान होती है। इन द केस, मतलब किस केस में सर, तो समसूत्री विभाजन के केस में। लेकिन जब आप अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि इसमें जो पेरेंट सेल है और ये पेरेंट सेल जो अपना डॉटर सेल बनाता है, तो इस डॉटर सेल में जो गुणसूत्र की संख्या होती है, इस डॉटर सेल में गुणसूत्र की जो संख्या होती है सर वो क्या होती है सर, आधी रह जाती है। वो क्या हो जाती है सर, आधी रह जाती है। बस यही डिफरेंसेस हैं आपका किस में, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। समसूत्री कोशिका विभाजन में हम लोग कहते हैं कि डॉटर सेल में समान गुणसूत्र होगा, जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में हम लोग कहते हैं कि डॉटर सेल में गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, आधी रह जाएगी। डॉटर सेल में गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी सर, आधी रह जाएगी। मतलब अब आप मियोसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो आप कह सकते हो कि सर कोशिका विभाजन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें डॉटर सेल में क्या हो सर, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। अब ये तो हुआ एक सरल भाषा में इस फैक्ट को समझना कि मियोसिस क्या होता है या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप बायोलॉजिकली मियोसिस को, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसको भी डिफाइन करेंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर ऐसी कोशिका विभाजन जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं, हैप्लॉइड डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाए सर, आधी रह जाती है। देखिए बात सारा चीज सेम ही है, लेकिन एक यहाँ पे जो अगुणित संतति कोशिका आ गया है, आपका हैप्लॉइड डॉटर सेल आ गया है, ये आपको कंफ्यूजन में डाल देगा। अब आप कहेंगे कि सर ये होता क्या है अगुणित संतति कोशिका, पहली बार नाम सुन रहे हैं। तो मेरे मित्र आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि क्या कह रहा है डेफिनेशन, कि ऐसी कोशिका विभाजन जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं का, अच्छा देखिए यहाँ पे अगुणित का मतलब हुआ हैप्लॉइड, संतति इसका मतलब हुआ डॉटर, और फिर कोशिका मतलब सेल। मतलब क्या कि हैप्लॉइड डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान जो पेरेंट सेल विभाजित होकर के डॉटर सेल का निर्माण करते हैं, संतति कोशिका का निर्माण करते हैं सर, उसी संतति कोशिका को क्या कहा जाता है, हैप्लॉइड सेल बोला जाता है या हैप्लॉइड डॉटर सेल बोला जाता है।
हैप्लॉइड डॉटर सेल बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो आपका अगुणित संतति कोशिका लिखा हुआ है सर, ये कौन सी कोशिका है? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान आपका पेरेंट सेल जो है जिस डॉटर सेल में परिवर्तित होता है या जिस डॉटर सेल में अपने आप को रखता है, अलग करता है, उसी डॉटर सेल को हम लोग क्या कहते हैं? हैप्लॉइड डॉटर सेल कहते हैं, अगुणित संतति कोशिका कहते हैं। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को खोजा किसने? तो आप किसका नाम लेंगे? तो आप सीधे नाम लेंगे बीजमैन नामक वैज्ञानिक का। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के लिए मियोसिस शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? तो फार्मर और मुरे नामक वैज्ञानिक ने करा। मेरे मित्र, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने इस चीज को यहाँ पे की पॉइंट के रूप में लिख दिया है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का खोज बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने करा। आप लोग इसको बिजनेसमैन मत पढ़िएगा। और मियोसिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले फार्मर एवं मुरे नामक वैज्ञानिक ने करा। तो ये आपका दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो डेफिनेशन के बाद जस्ट इस की पॉइंट को आप लिखेंगे। एक और चीज ध्यान में रखेंगे कि मियोसिस शब्द का प्रयोग किस ईस्वी में करा गया? फार्मर और मुरे के द्वारा। तो ध्यान में रखेंगे सर 1905 में करा गया। कब करा गया सर? 1905 में करा गया। मेरे मित्र, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे, जिससे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। पहला तो ये कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है? तो जब भी आपसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की बात करें और इसके बारे में पूछे कि ये किस और नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे कि सर मियोसिस जो है वो न्यूनकारी कोशिका विभाजन के रूप में भी जाना जाता है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है नोट करके पॉइंट 1 में कि मियोसिस को हम लोग न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहते हैं, या मियोसिस जो है आपका वो न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात आप ध्यान में रखेंगे, जो आपके मन में अभी तक सवाल उठ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या देखा था कि सर समसूत्री कोशिका विभाजन जो होती है वो सामान्यतः हमारे शरीर की वृद्धि के लिए होती है, या फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे शरीर के जो क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं उसको प्रतिस्थापित करती है, या हमारे बॉडी में नवीन अंगों के निर्माण के लिए समसूत्री कोशिका विभाजन का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ पे होगा और किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में होगा, किस टाइप के जीव में होगा? तो मैंने इसी चीज को यहाँ पे पॉइंट 2 में क्लियर करा है। क्या कि लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में इस विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मक हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। अब देखिए कि इस पॉइंट का अपना एक अलग मायने है। पहला चीज तो आपका यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि सर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है वो वैसे जीवधारी में होंगे, वैसे ऑर्गेनिज्म में होंगे जिसमें लैंगिक जनन करने की क्षमता होगी। तो ध्यान में रखेंगे इस बात को कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है वो वैसे ऑर्गेनिज्म में होता है, वैसे जीव में होता है जिसमें लैंगिक जनन करने की क्या होती है सर? क्षमता होती है। तो पहला चीज आपका यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। दूसरा देखिए कि इसी चीज में मैंने आगे लिखा है कि लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में इस विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मक हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं। अब जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्या बनता है? अगुणित युग्मक हैप्लॉइड गैमेट बनता है। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो अगुणित संतति कोशिका को समझ गए कि जो आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान पेरेंट सेल डॉटर सेल में बढ़ता है उसको हम लोग हैप्लॉइड डॉटर सेल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अगुणित युग्मक हैप्लॉइड गैमेट। अब ये क्या होता है? बहुत ही आसान सा चीज़ है, आप सबों को पता है कि लैंगिक जनन जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं ना इंग्लिश में। तो लैंगिक जनन में किसकी जरूरत होती है सर? तो आप कहते हैं सर मेल गैमेट की जरूरत होती है, मेल गैमेट की जरूरत होती है और फीमेल गैमेट की जरूरत होती है। आप कहते हैं ना सर इसमें कि लैंगिक जनन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको मेल गैमेट की जरूरत होती है और किसकी जरूरत होती है सर? फीमेल गैमेट की जरूरत होती है। इस दो चीज की जरूरत होती है। मेरे मित्र, मेल गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो आप कहेंगे एस्पर्म। क्या कहेंगे? एस्पर्म कहते हैं। और फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं सर? हम लोग ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? हम लोग ओवम कहते हैं। तो आपका जो यही एस्पर्म और ओवम है, यही जो आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि एस्पर्म और ओवम है, यही आपके क्या है सर? हैप्लॉइड गैमेट हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? अगुणित युग्मक बोलते हैं।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, अगुणित युग्मक बोलते हैं, हैप्लॉइड गैमेट बोलते हैं, हैप्लॉइड गैमेट बोलते हैं इसी को सर। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो आपका जो यहाँ पे कंफ्यूजन था कि पहला चीज़ तो ये तो क्लियर हो गया आपका कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है वो लैंगिक जनन करने वाले जो भी जीव हैं उनमें होगी, या लैंगिक जनन करने की जिस जीव में क्षमता होगी उसमें होगी। अब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान जीवों में क्या बनता है, तो सर अगुणित युग्मक बनता है, हैप्लॉइड गैमेट बनता है। और वो हैप्लॉइड गैमेट किस रूप में आपके शरीर में होता है, तो सर स्पर्म और ओवम के रूप में होता है। यानी कि आप क्या कहते हो कि सर स्पर्म और ओवम जो है, या मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट है, वो कौन सा आपका ये है सर, गैमेट है, तो हैप्लॉइड गैमेट है। हैप्लॉइड गैमेट बोले तो अगुणित युग्मक है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि यही हैप्लॉइड गैमेट, यही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो जब ये फर्टाइल होता है कौन, स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ, तब ये क्या बना लेता है सर, तब ये आपका द्विगुणित कोशिका बना लेती है। तब ये क्या बना लेता है सर, द्विगुणित कोशिका बना लेती है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं सर, जाइगोट कहते हैं। और इस द्विगुणित कोशिका को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, डाइप्लॉइड सेल कहते हैं, डाइप्लॉइड सेल कहते हैं। तो आप क्या ध्यान में रखेंगे कि सर लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं तो उसके द्वारा रिलीज करी गई स्पर्म और ओवम क्या कहलाती है, हैप्लॉइड गैमेट कहलाती है। और यही स्पर्म और ओवम जब एक दूसरे के साथ डिफ्यूज करते हैं, यानी कि फर्टाइल जब होते हैं या फर्टिलाइज जब होते हैं, निषेचित जब होते हैं, तब ये किस में चेंज हो जाते हैं सर, तो ये डाइप्लॉइड सेल द्विगुणित कोशिका में क्या हो जाते हैं सर, बदल जाते हैं। और उस डाइप्लॉइड सेल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जाइगोट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं सर, जाइगोट के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक आपका नोट यहाँ पे भी लिखा हुआ कि मियोसिस के अंत में 4 अगुणित युग्मक बनते हैं। ध्यान रखिएगा कि समसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान पेरेंट सेल जो था वो अपने 2 डॉटर सेल में टूट जा रहा था, और उस दोनों ही डॉटर सेल में गुणसूत्रों की जो संख्या थी वो क्या थी सर, समान थी। लेकिन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है कि इसके अंत में क्या होते हैं कि अगुणित, कितने अगुणित युग्मक बनते हैं सर, तो 4 अगुणित युग्मक बनते हैं। आप कह सकते हैं कि सर 4 हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं। क्या बनते हैं सर, 4 हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं। किसके अंत में, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के अंत में। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि सर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के अंत में निम्नलिखित में से कितने युग्मक बनते हैं, तो आप क्या कहेंगे सर, 4 अगुणित युग्मक बनते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है, जैसे कि आपने समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में बताया कि सर समसूत्री कोशिका विभाजन जो है वो 5 चरणों में क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कितने चरण में स्पष्ट होगी, या कितने चरण में सर क्लियर होती है, तो मेरे मित्र अर्धसूत्री कोशिका विभाजन आपका 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में सर, 2 स्टेप में। तो आइए उसकी भी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आप बोर्ड पे जो लिखा हुआ बात है उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कि सर मियोसिस जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, तो उस दोनों स्टेप को क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे मित्र इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आपसे ब्रीफ डिस्कशन नहीं पूछा जाता, बस जो मैंने पॉइंट लिखा है यही नाम आपके एग्जाम में आता है। आपसे क्या पूछा जाता है कि मियोसिस का जो पहला चरण होता है उसमें क्या होता है, तो आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन की पहला चरण को दर्शाता है, और वहाँ पे आपका एक ऑप्शन रहेगा गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाना। तो आप क्या कहेंगे कि सर हमारा यही ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि मियोसिस का जो पहला स्टेप होता है, मियोसिस का जो पहला स्टेप होता है, तो उसमें जो पेरेंट सेल डॉटर सेल में टूटते हैं, तो डॉटर सेल में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है सर वो क्या हो जाती है सर, आधी रह जाती है। वो क्या हो जाती है, तो आधी रह जाती है। तो आप जो कहते हैं कि सर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन एक ऐसी कोशिका विभाजन प्रक्रिया है जिसमें डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, तो ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का पहला स्टेप है। मियोसिस का क्या है सर, पहला स्टेप है। और ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाता है कि गुणसूत्रों की संख्या
किस कोशिका विभाजन में आधी रह जाती है। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जाता है कि मियोसिस का अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का जो प्रथम चरण होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे विषम रूपी विभाजन, हेट्रोटैपिक डिवीजन, या फिर ह्रास विभाजन, रिडक्शन डिवीजन। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया है क्या कि मियोसिस जो आपका 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, उसमें जो पहला स्टेप होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, उस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, विषमकारी विभाजन या फिर हम लोग ह्रास विभाजन बोलते हैं, या इसी को इंग्लिश में हम लोग हेट्रोटैपिक डिवीजन या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। अब मियोसिस का जो सेकेंड स्टेप होता है जिसको हम लोग मियोसिस 2 बोलते हैं, इसमें क्या होते हैं, जो आपके गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है, गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधी रह जाती है, वो जो प्रत्येक गुणसूत्र होता है वो 2 अर्ध गुणसूत्र में क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। 2 अर्ध गुणसूत्र में क्या हो जाते हैं सर, अलग अलग हो जाते हैं। और हम लोग इसको क्या कहते हैं कि सर ये जो है ये समरूपी विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है, समरूपी विभाजन कहलाता है। तो आप क्या ध्यान में रखेंगे कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में, कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का जो पहला स्टेप होता है उसमें कोशिकाओं में क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मैंने यहाँ पे मियोसिस 2 में क्या लिखा है कि प्रत्येक गुणसूत्र के 2 अर्ध गुणसूत्र क्या होते हैं, क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं। ये आपके मियोसिस की क्या होती है सर, सेकेंड स्टेप होती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समरूपी विभाजन कहते हैं, होमोटैपिक डिवीजन कहते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मियोसिस के किस स्टेज को होमोटैपिक डिवीजन कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे सर, मियोसिस के सेकेंड स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, होमोटैपिक डिवीजन कहते हैं या समरूपी विभाजन कहते हैं। आपसे फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मियोसिस के किस स्टेप को हम लोग विषम रूपी विभाजन या ह्रास विभाजन कहते हैं। तो आप कहेंगे मियोसिस के पहले स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, विषम रूपी विभाजन या ह्रास विभाजन कहते हैं। अब कहेंगे कि चलिए सर ये तो ठीक है, मियोसिस को भी समझ लिए, इसको कौन खोजा, इसका नाम किसने दिया, इसकी सारी चीज़ों को समझ, इसका हमारे लाइफ में या इस कोशिका विभाजन का सिग्निफिकेंस क्या है, उपयोग क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो बस 2 चीज़ आपको याद रखना है। क्या, पहला आप याद रखेंगे कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या का क्या होता है, न्यूनीकरण होता है, और इसीलिए हम लोग अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को न्यूनकारी कोशिका विभाजन, रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। और नेक्स्ट आपका मैंने पॉइंट 2 में लिख दिया है क्या कि सर इसमें क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थों की अदला बदली होती है। इसमें क्या होता है सर, आनुवांशिक पदार्थों की अदला बदली होती है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं किसके बारे में, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में। आपसे अगर कोई पूछ दे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप खट से जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे सर कि पहला तो ये क्या करता है, गुणसूत्रों की संख्या का न्यूनीकरण करता है, और इसीलिए हम लोग इसको न्यूनकारी कोशिका विभाजन कहते हैं। और दूसरा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में क्या होता है, आनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं उसका क्या होता है सर, अदला बदली होता है। तो यहाँ पे जो क्रोमेटिड अलग अलग हो रहा है, मतलब क्या है, क्रोमेटिड किसकी बात किया जा रहा है सर, क्रोमेटिन नेटवर्क की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों ने देखा था कि सर गुणसूत्र जो होते हैं वो अलग अलग पार्ट में बटे होते हैं, उसका पेलिकल्स होता है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था टेलोमियर होता है, फिर आपका ये क्रोमेटिड्स होता है। तो ये आपके गुणसूत्र का ही पार्ट है क्रोमेटिड। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक गुणसूत्र के 2 अर्ध गुणसूत्र क्या होते हैं, क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं। मेरे मित्र, कोशिका विभाजन आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने इस पॉइंट को लिखना है तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, और सेल डिवीज़न आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब उम्मीद है कि अब आपसे कोशिका विभाजन से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।